भी एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए। यस यस। Yes, ग्रेट yes, ग्रेट ग्रेट। yes. ओके सो स्टार्ट करेंगे हम। थोड़ा सा रिकैप कि हमने जो सेशंस अभी स्पेसिफिकली जो हेल्थ कोच ट्रेनिंग के लिए हमने स्टार्ट करे हैं, उसमें हमने सबसे पहले जाना हमारे कराडा स्कैन के बारे में कि उसको कैसे यूज करते हैं। देन हमने जाना क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो कराडा स्कैन देता है, राइट, कि क्या क्या उससे मेजर किया जा सकता है कराडा स्कैन से। सो आई थिंक सैटरडे है, थोड़ा सा लोग अभी ज्वाइन करें तो 2 से 3 मिनट हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, से ज्यादा लोगों को हम, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट ले पाए। ओके, ऑलरेडी वी आर 34। ओके, लेट्स स्टार्ट, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है और चीजें काफी कवर करनी है। सो जब हमने स्टार्ट किया था तब 24 लोग थे, तो नाउ वी आर एट 42। सो अगेन आप सभी का स्वागत है। सो हम बात कर रहे थे कि पिछले हमने सेशंस में सैटरडे स्पेशल में क्या क्या जाना। तो हमने सबसे पहले कराडा स्कैन को जाना था, देन फिर कराडा स्कैन को कैसे यूज करना है और कराडा स्कैन क्या क्या पैरामीटर्स दे सकता है उनके बारे में जाना। कराडा स्कैन के जो पैरामीटर्स हैं उनकी रेंज क्या है वो भी जाना। फिर कराडा स्कैन के पैरामीटर्स के यदि रेंज एबनॉर्मल है या कौन सा पैरामीटर क्या शो करता है कि यदि आपका ये फॉर एग्जांपल विसरल फैट यदि नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो क्या क्या इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर हो सकते हैं, वो हमने वहां से जाना। फिर हमने थोड़ा सा ब्लड रिपोर्ट को स्टडीज करी, जिसके अंदर स्पेसिफिकली लीवर किडनी फंक्शंस की बात करी और हमारे लिपिड प्रोफाइल की बात करी, राइट। सो जैसा कि हम सभी एक तरीके से बिजनेस स्कूल पढ़ रहे हैं और बिजनेस के अंदर हम हैं, तो जो चीज हमने सीखी है उसको यदि हम प्रैक्टिकल अप्लाई भी करेंगे तो ही वो हमें इम्पैक्ट देगी, राइट। जैसे हमारे मेंटर्स हमेशा हमें बताते हैं कि नॉलेज सिर्फ लेना ही कोई काम का नहीं है जब तक उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा, राइट। सो अभी पिछले सेशंस में हमने इतना सारा नॉलेज लिया रिलेटेड टू हेल्थ, और अब आज हम जानेंगे कि रियल, जब हमारे साथ हमने नॉलेज ले लिया, हम फील्ड में गए, हमने हेल्थ चेकअप किया, कराडा स्कैन किया, उनकी रिपोर्ट आई, और आजकल जैसे अवेयरनेस है तो ज्यादातर तब लोग अपना ब्लड रिपोर्ट कहीं ना कहीं एक रूटीन चेकअप में करा लेते हैं। नॉट सभी, बट कुछ लोग तो करवाते हैं, स्पेसिफिकली जैसे अर्बन एरियाज की बात करें तो, राइट। तो आज हम कि हमारे पास कराडा स्कैन की रिपोर्ट भी है, बीसीए और ब्लड रिपोर्ट भी है, तो उनको स्टडी करके हम सभी, जैसा हमने सीख लिया है, तो मैं सामने आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा कि क्या पैरामीटर्स हैं, और थोड़ा सा 5-7 मिनट का आप सभी को टाइम मिलेगा। आपके क्या व्यूज Recording हैं, in आप progress. कैसे उसको सजेस्ट करेंगे यदि ऐसी रिपोर्ट आती है तो, राइट। आई एम श्योर अपनी जो नॉलेज हमने ली है उसको अप्लाई करने के लिए आप सभी तैयार हैं।
यस सर। ग्रेट। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा मैं चेक करूंगा कि हमारा कितना हमें चीजें ध्यान है जो हमने पढ़ी हैं। तो कोई बताना चाहेगा कि कराडा स्कैन के अंदर हम क्या क्या पैरामीटर्स मेजर करते हैं? कराडा स्कैन क्या क्या रीडिंग देता है जब हम किसी का कराडा स्कैन करते हैं? तो ओके, अंजू जी का हैंड रेज है। यस अंजू जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ये अपना इसके अंदर, ये पहले वेट आता है अपना, ठीक है। ठीक है। वेट आता है, मसल मास आता है, बॉडी जी एज आता है, जी। बीएमआर आता है, और परफेक्ट। मसल स्वास वगैरह, ये सब पूरा अपना स्कैन हो जाता है कि अपनी बॉडी में क्या क्या वो। ग्रेट ग्रेट। गुड। तो अभी मैं स्क्रीन के ऊपर पहले बीसीए की रिपोर्ट ही लगा रहा हूं, तो वो स्क्रीन पे लगी रहेगी। 1 से 2 मिनट के लिए आप अपने जो भी आपका रजिस्टर है या नोटबुक है उसके अंदर आप वो पैरामीटर्स नोट कर लीजिएगा। देन उसके बेसिस पे आपका क्या कंसल्टेशन होगा उस कस्टमर को, उस पर्सन को जिसकी बीसी आपने करी है, जिसका बीसी आपके सामने है, राइट। फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। आप अपना थोड़ा सा टाइम लेके 2 4 5 मिनट का, और उस रिपोर्ट को जैसे हम प्रॉपर कंसल्ट कर रहे होते हैं उसके सामने, वैसे आप उसको कंसल्ट करने का अपना डायरी के अंदर नोट करना है, जो भी करना है, जिससे कि हम प्रॉपर आप सही वे में जब आप प्रेजेंट करेंगे तो बता पाएंगे स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक बीसीए रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको मेरी स्क्रीन पे बीसीए रिपोर्ट दिख रही है। योगेश जी, आप यस सर, कंफर्म कर दिख सकते हैं दिख क्या? रही है, दिख यस। रही है। थैंक दिख यू रही है थैंक। सर। सो आप इसके पैरामीटर्स को अपनी डायरी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और फिर इसको हम कंसल्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन पे रखूंगा इसको। तब तक अपन फिर मैं ब्लड रिपोर्ट की बात करूंगा आगे। सर क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी पैरामीटर्स नहीं दिख रहे हैं आपको, ये कह रहे हैं आप? यस सर, अगर आप एक बार बोल सके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, मतलब इन द सेंस अगर आप बता सके नंबर्स ओनली। ओके। सो वेट है इनका 90.3 kg। यस सर। सर बता बॉडी, दें एक बार सारे 10। हाँ जी। हाँ, बॉडी फैट परसेंटेज है 30.9%। विसरल फैट है 20%। मसल मास 28.5। मेटाबॉलिक एज 62 years। BMR 1877। एंड BMI is 31.2। और जब ये टेस्ट के लिए आए थे तो इन्होंने अपने साथ में ब्लड रिपोर्ट भी कैरी करी थी, तो उसके अंदर इनका फैटी लीवर था, और HbA1c की रीडिंग 6.1 थी। तो हम कुछ बता सकते हैं क्या? आई होप सबने नोट कर लिया होगा। यस सर। ग्रेट ग्रेट।
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड रिपोर्ट की। ओके, नीता मैम का क्वेश्चन है विच इज वेरी राइट। वो इसमें आई थिंक मेंशन भी है, मेल है ये, वो पेन से निशान लगाया हुआ है। ठीक है। सो जैसे मैम ने पूछा मेल है फीमेल, तो मेल है ये। नेक्स्ट मैं ब्लड रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं। अब ब्लड रिपोर्ट ये थोड़ा सा जस्ट मैं क्लियर कर दूं कि दोनों बीसीए किसी अलग पर्सन की हैं और ब्लड रिपोर्ट किसी अलग पर्सन की है। बीसीए जो जिन पर्सन के हैं जिनके ब्लड रिपोर्ट में फैटी लीवर और HbA1c था, वो रीडिंग मैंने ये उन्हीं पर्सन की है जिनका बीसीए है और जिनकी फैटी लीवर और HbA1c की रिपोर्ट थी। ये मैंने इसी में लिखवा दिया जो बीसीए के बॉटम में भी लिखा हुआ था, आपने देखा होगा। अब एक ब्लड रिपोर्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमें नोट करना है, जैसे इनका जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है उसकी रीडिंग है 10.90। तो ये आप नोट कर सकते हैं। देन ये लिपिड प्रोफाइल के पैरामीटर्स आप नोट कर सकते हैं। वो लिपिड प्रोफाइल के पैरामीटर्स नोट हो गए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये आप HbA1c वाली रिपोर्ट नोट कर सकते हैं। आई होप ये वाली रिपोर्ट आपने नोट कर ली है। देन फिर विटामिन डी का आप नोट कर सकते हैं, पैरामीटर्स उनके क्या आ रहे हैं अभी। विटामिन D3। सोचो राजाओं का राजा है।
विटामिन B12 भी नोट कर सकते हैं। तो दैट्स इट। ओफ, आपने सभी ने पैरामीटर्स BCA वाले और ब्लड रिपोर्ट वाले नोट कर लिए होंगे। सो अब 7:47 हो रहा है। हम 3 मिनट का टाइम हमारे पास है। आप अपना जो भी नॉलेज हमने अभी तक लिया है। सर एक बार फिर शेयर कर देंगे कौन उसको सी ग्रुप वाली में। रिपोर्ट शेयर करनी है? सर अभी तक जो भी आपने स्लाइड शेयर की थी ना रिपोर्ट वाली, वो एक एक बार थोड़ा शेयर कर दो। आप नोट नहीं कर पाए क्या? नहीं सर, वो नहीं कर पाई, इसलिए मैं पूछ रही थी। ओके, जिन्होंने। आप एम्बे डायमंड पे पोस्ट कर दीजिए भैया, सब देख लेंगे जो जो लेट भी आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। रिपोर्ट तो आई नहीं। आशा जी रिपोर्ट ग्रुप में शेयर कर दी है, एम्बे डायमंड पे।
ओके। रिपोर्ट सारी ग्रुप पे शेयर कर दी है मैंने, जो जो हमने यहाँ पे देखी थी। सो टाइम भी हमारा हो गया है। सो जो भी कंसल्ट करना चाहे रिपोर्ट को, एक बार अपना पहले हैंड रेज करेंगे, देन वन बाय वन मैं उनको इनवाइट करूंगा। आई होप बीसीए कि के आवाज आ रही है आपको। हाँ आ रही है। यस सर। बीसीए के बारे में थोड़ा सा मैं कंफर्म थोड़ा कर सकती हूँ, अच्छा, आप है ना। बताएं। बॉडी फेट 30.97 है तो ये 23 के आसपास होना चाहिए। और बीएमआर ठीक आ रहा है 18.77। और एज ज्यादा, अरे दीदी 60। यहाँ पे एज तो रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप एक प्रॉपर जैसे कंसल्ट कर रहे होंगे ना, वैसे आप बताइए। क्योंकि शायद आप ऐसे नॉर्मल रेंज के साथ ऐसे बता देंगे तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, नॉर्मल रेंज तो मैं ही देख लेता गूगल पे कि आपका ये ज्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है। फिर एज ए अच्छा हेल्थ अच्छा। कोच हमारी वैल्यू वहां पे रहेगी नहीं ना। इसमें उन्होंने मैं तो सर यही बता पा रही हूँ, थैंक यू। ओके, ठीक है। सो और कोई बताना चाहेगा? ओके, कोई कंसल्ट ही नहीं करना चाह रहा रिपोर्ट? ओके सबाना जी, प्लीज वेलकम। हाँ जी सर, नमस्ते। एक्चुअली जो प्रोफेशनली अगर किसी को कंसल्ट करना है तो आई थिंक आई वोंट बी द सूटेबल पर्सन। बट नॉर्मली अगर ब्लड रिपोर्ट देखा है तो वी कम टू नो कि इनको डायबिटीज है, काफी अच्छा तगड़ा वाला, लाइक 7.4। तो हम्म। अच्छा डायबिटिक है बंदा, और इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इज ऑल्सो वेरी हाई, एंड हम्म। फैटी लिवर आपने बता दिया था। तो नॉन प्रोफेशनली आई वुड सजेस्ट कि इनको थोड़ा सा अपना फैट का इनटेक कम करना पड़ेगा। एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग अक्रॉस ये ऐसा वाला सेशन। सो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सबाना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट टाइम होते हुए भी इतना अ, साहस किया और आगे आए आप, थैंक यू। सुप्रिया जी का भी हैंड रेस था, यदि आप भी कुछ शेयर करना चाहें सुप्रिया जी। गुड मॉर्निंग भैया। वेरी तो गुड। जैसे कि इसमें हमारा जो बीसीए रिपोर्ट जो आती है उसी जी। का ही थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। जी। कि जब बीसीए रिपोर्ट में जब ये रिपोर्ट हमारे सामने आती है तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि कस्टमर से पूछना कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका रूटीन क्या रहता है, आपके खाने का सिस्टम क्या चीजें हैं, कि आप क्या फॉलो करते हो, एक्सरसाइज का क्या रूटीन है ना। तो ये सब चीजें जब पूछते हैं तो पता लग जाता है कि कोई आपको ऐसा कोई बीपी इशू तो नहीं है, शुगर इशू तो नहीं है, ये सब चीजें पूछ लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जैसे हमको देख रहा है कि इसका विसरल फैट बहुत ज्यादा है, तो हम उसको पूछ सकते हैं कि रिसेंटली आपने लिपिड प्रोफाइल अपना चेक करवाया है क्या। क्योंकि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका विसरल फैट ज्यादा है, जो कि रेंज 0 to 9 होनी चाहिए, बट ये 20 आ रही है। तो मे बी आप प्री डायबिटिक हो, और आपको जो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है हो सकता है। तो इस टाइप से हम उससे बात कर सकते हैं। और जो बीएमआई जो है हमारा, जो बॉडी मास इंडेक्स के बारे में उसको समझा सकते हैं कि ये हाइट एंड वेट का रेशो होता है। एक ये होता है कि ये इस रेंज में 18 से जैसे 22 के बीच में आइडियल होता है। 24 तक फिर भी हम चल सकते हैं इंडियन मैन उसके हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से, कि 18 to 24 के बीच में ये आइडियल होता है। लेकिन यदि आपका बीएमआई 31.2 है तो ये आप ओबेसिटी से भी ऊपर वाली रेंज में आ रहे हैं, कि आप रिस्क वाली जोन में आ रहे हैं। तो आपको ये चीज अभी हो सकता है आपका, मतलब इस पे शायद एज मैंने नोटिस नहीं किया। यदि उनकी एज कम है तो हम उनको बोल सकते हैं कि यदि आपका एज कम है तो हो सकता है आपके नोटिस में सिम्टम्स नहीं आ रहे हो, बट आने वाले टाइम पे ये स्थिति आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है आपको मैनेज करने में। क्योंकि कई बार धीरे धीरे ऑर्गन्स भी, जब ये सारी सिचुएशंस गड़बड़ होती हैं तो ऑर्गन्स भी हमारे धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी कम करने लगते हैं। जैसे विसरल फैट आपका ज्यादा हुआ तो वो ऑर्गन्स के चारों तरफ जमने लगता है। विसरल फैट वो फैट है जो हमारे
ऑर्गन्स के चारों तरफ जमा होता है। इंटरनल जो पेट के आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ यदि जमा होता है तो आपको ब्लड के सर्कुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो वो चीज हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो बीएमआर जो है वो हम उसको बता सकते हैं। जैसे इसका बीएमआर तो मुझे लग रहा है काफी ठीक आया है फिर भी, कि 1877 है, कि हम जब उसको, लेकिन रेंज हमको बतानी पड़ेगी कि ठीक है ये आपका बीएमआर ठीक है, कि आप जब सो रहे हैं या हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज चलती रहती हैं, तो आपकी जो कैलोरी कंज्यूम हो रही है वो ठीक है। और मसल मास जो है वो आपका 28.5 है। बट ये जो रेंज है वो आपके 35 आई थिंक ये मेल है, तो उससे ऊपर होनी चाहिए। 35 से 33 से 40 के बीच में होना चाहिए। तो आपको ये जो मसल मास अपना इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मसल मास इंक्रीज करेंगे तो आपका विसरल फैट जो है, फैट परसेंटेज है वो कम होगा। और क्योंकि बॉडी जो आपका मसल मास इंक्रीज होते ही आपका फैट परसेंटेज जो है वो डिक्रीज होने लगता है ना, क्योंकि बॉडी उस फैट को कंज्यूम करने लगती है। तो ये मसल मास इंक्रीज करने के लिए आपको प्रोटीन इंटेक पूरा रखना पड़ेगा। तो देन हम थ्रू डाइट वाइट के थ्रू उनको पूरा बता सकते हैं। थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच प्रिया जी, थैंक यू सो मच। हाँ, सो पायल जी का भी हैंड रेज है, तो वेलकम पायल जी। थैंक यू। हाँ, ये मसल मास भी मेल्स में जो है वो 30-30% होना चाहिए, जो वो भी उनका कम है, और फैट परसेंटेज ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर इनको अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाना है तो यस, वेट रिड्यूस करना ही है। लगभग 10 किलो 15 किलो वेट रिड्यूस करना ही है इनको। मतलब, और इनका जो एक्चुअल एज है वो 50 साल की है, और इसमें यस, मेटाबॉलिक एज है वो 62 ईयर्स की आई है। तो मतलब ये एज से भी कई गुना ज्यादा बड़े हैं ये। जो इनके ऑर्गन्स है वो 62 की एज का जो बुढ़ा होगा वैसे काम कर रही है। तो ये एज भी हमें कम लानी है, जो एक्चुअल एज है उसके बराबर हमें लानी है। और फैट, विसरल फैट जो है वो कम करना है। बॉडी फैट जो है वो 25 होना चाहिए मेल्स में, वो भी इनका 31 के करीब है, तो वो भी हमें कम करना है। तो डाइटरी चेंजेस के द्वारा ही होगा, एक्सरसाइज एंड डाइटरी चेंजेस। और उसके अंदर प्रोटीन रिच डाइट इनको खानी चाहिए, जिससे इनका मसल मास भी बढ़े। और इनफैक्ट जो क्रेविंग्स भी होती होंगी इनको, ये भी पूछना है खाने मील्स के बीच में, इन बिटवीन द मील्स। तो दैट इज ऑल्सो श्योर साइन कि उनका प्रोटीन जो कंटेंट है वो बॉडी के अंदर कम है। मसल मास भी बढ़ाने में वो मदद करेगा। और मतलब लो फैट डाइट उनको खानी चाहिए, प्लस ओमेगा इज गोइंग टू हेल्प हिम। तो ये है। थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच पायल जी, एंड थैंक यू सुप्रिया जी एंड सबाना जी। बहुत ही अच्छी नॉलेज आपने शेयर करी। और जैसा ब्लड रिपोर्ट साथ में थी, जैसे जिस सुप्रिया जी का स्टार्टिंग था कंसल्टेशन, बहुत ही अच्छा था। कि कई बार क्या होता है कि जब रिपोर्ट और लाइफ स्टाइल दोनों को हम कनेक्ट कर लेते हैं ना, रिलेट कर लेते हैं, तो कंसल्ट करना और आसान हो जाता है ना। और उससे कहीं ना कहीं फिर वो अगले बंदे को ट्रस्ट भी रहता है कि अच्छा, लाइफ स्टाइल और रिपोर्ट मेरी जो है या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो रिलेट कर रही हैं। तो वो उसको डिसीजन लेने में, या जो हम सजेस्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए थोड़ा सा एक्सेप्टेंस वो बढ़ जाती है कि हाँ, वो जल्दी ही चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। या आशा जी का हैंड रेज है, देन फिर हम मंजू शर्मा जी के पास जाएंगे। यस आशा जी। सर, इसके अंदर बाकी चीजें तो समझ में आई है, पर वो सी रिएक्टिव प्रोटीन का थोड़ा सा पता किया तो पता चला वो कुछ इन्फेक्शन होता है बॉडी में, और खास करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई भी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तब ये सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर दिस शुड बी नॉर्मली 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए, बट अभी इनका 10 से ज्यादा है। तो इनका, जैसे आपने पहले ही बता दिया था, फैटी लीवर है, तो वही इंटरप्रेट हो रहा है यहाँ पर। थैंक यू। थैंक यू। बाकी सब लोगों ने तो बाकी चीजें बता ही दी थी, तो मैं भी उतना ही बता सकती थी उसमें, रिपोर्ट देख यस के। पायल जी, आपका दोबारा से हैंड रेज हुआ है। हाँ, एक D3 भी बहुत कम है ना, इनका 13 ही आ रहा है, जबकि जी। रेंज से इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लो। तो यस। ये भी जो है, तो उनको ये भी बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ D3। ये हमारा जॉइंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इट इज हाईली इग्नोर्ड, दो 90% ऑफ इंडियंस में D3 की कमी होती है, बट इट इज रियली नॉट गुड। हमारे बोन्स के लिए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा नहीं है। और इवन D3 भी एड ऑन ही करता है एक
आग में घी डालने का काम करता है। अगर वो आपका कम है तो आपको पता नहीं चलता है कि आपको कितनी भूख लगी, आपको कितना खाना है, कहाँ कंट्रोल करना है। यू विल कीप ऑन ईटिंग इट बिकॉज इट हेल्प्स यू टू कंट्रोल। तो ये भी हमें लेने की बहुत जरूरत है। और ये नेचुरल डाइट से या सिर्फ एक्सरसाइज करने से, धूप में वॉक करने से पूरा नहीं हो पाएगा। ही नीड्स एन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, बाद में उसको मेंटेन कर पाए तो बेटर है। थैंक थैंक यू। यू। यस संजू जी, आपका सवाल था। आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ नमस्ते सर, मैं शुगर से रिलेटेड बताना चाह रही थी। जी पहले तो आप उनसे ये पूछेंगे कि आपकी लाइफ, सबसे पहला क्वेश्चन कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप किस में उठते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते, सब बात उनसे हम पूछेंगे पहले उनसे, फिर करेक्ट। उनका रिप्लाई आएगा। तो उनको सबसे पहले सजेशन करना है कि आपको दो चीजें तो शुरू से स्टार्ट करनी है। वॉक डेली, आपको ज्यादा भी नहीं तो 30 मिनट्स आपको वॉक करनी ही करनी है आपको ये करके। और आपका खान पीन पूरा, मतलब उनका डाइटरी चार्ट सब पहले हम पूछेंगे उनसे कैसे वो करके। फिर उनको बोलना है प्रोटीन रिच अपना डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर अपना कम करें, मीठा थोड़े दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दें मीठा अपना ये इसको। तो ये सब चीजें करने से, और अपना इसमें फाइबर इनटेक ज्यादा करें, सलाद वगैरह ज्यादा लें, उसके साथ साथ फाइबर आप डेली, फाइबर भी अपना ये न्यूट्रीलाइट का अपना डेली चालू करें, और प्रोटीन ये चालू करें। इससे भी काफी कुछ अपना, और एक्सरसाइज वगैरह इससे करने से हम भी जैसे रिवर्स ला रहे हैं, तो ये 100% इससे मतलब होता है। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच संजू जी, ग्रेट। और बहुत ही अच्छा, आपने सभी के एफर्ट रहे और आपने शेयर किया। और इसके अंदर जैसा एक अंजू जी ने अभी लास्ट में बात बोली ना, ये बहुत ज्यादा रिलेट करती है। कई बार संजू जी ने अपना एक्सपीरियंस किया कि हम भी ला रहे हैं। सो सी इज रियल, कि अब जब सामने वाले को बोलोगे कि मैंने भी, मेरा भी पहले HbA1c ये होता था, मेरे पैरामीटर्स ये होते थे, नाउ मैंने ये अचीव किया, और पिछले 4-5 साल से मैं उसको मेंटेन, यानी कि जो जहां पैरामीटर जो हेल्दी रेंज में होने चाहिए वहीं पे हूँ, तो सामने वाला रिलेट करता है कि हाँ इसने। सर एक लाइन में और बोलना चाहती हूँ। जी 22 से ही, मतलब मैं 6'2" पे ही मेंटेन करके चल रही हूँ, अब आप देखो यस 22। थैंक यू सर। परफेक्ट। सो वो रिलेशन भी, क्योंकि नहीं तो कई बार ऐसा होता है अच्छा कि इन्होंने पेपर में पढ़ा हुआ है और मुझे जस्ट सजेस्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, राइट। सो वो चीज भी हमारी, जैसे क्योंकि वी ऑल आर हेल्थ कोचेज, और हमारी कहीं ना कहीं हमने अपने आप को सेल्फ ट्रांसफॉर्म किया है, तभी हम हेल्थ कोच बन पाए हैं यहाँ पे, राइट। तो उसको जरूर जो भी स्टोरी की फॉर्म के अंदर आप बिफोर स्टार्टिंग या जहाँ पे भी कहीं कनेक्शन मिल सके वहां पे आप जरूर शेयर करें, तो उससे ज्यादा जी रिलेट करता है कि हाँ इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, तो ये मेरी भी हेल्प कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म करने के अंदर, और रियल चैलेंजेस क्या आते हैं वो भी हमें पता होंगे। सो थैंक यू, आप सभी ने बहुत अच्छा एफर्ट किया। अब इसको एग्जैक्टली एक एक्सपर्ट कैसे एक्सप्लेन करेंगे या कैसे कंसल्ट करेंगे, उसको आप जानना चाहेंगे। यस। Yes, कौन yes, कौन कौन एक्साइटेड है वो जानने के लिए। yes, यस यस yes. यस। ओके, बिल्कुल Yes, जानना चाहेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, Yes, sir. Yes, sir. We would like परफेक्ट, to Yes, know. yes, sir. थैंक यू थैंक यू। तो आप सभी की डिमांड के ऊपर मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे ग्रेट लीडर और हेल्थ एंड वेलनेस कोच, जो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, नीता सत्यानी जी, ऑल द वे फ्रॉम जयपुर। थैंक यू सो मच विनोदी भैया, और गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं बस अपनी बात बताना चाहूंगी कि आप सब कैसे जैसे भी कंसल्टेशन करते हैं, अगर वो आपके लिए काम कर रहा है तो इट इज गुड, है ना। बट मैं जैसे करती हूँ, मैं बस वो बात उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगी कि अगर ये रिपोर्ट हमारे सामने है, जिसमें ये बहुत अच्छी बात है कि हम सिर्फ BCA पे अगर काम कर रहे हैं, तो थोड़ी सी चीजें शायद हमारे लिए हो सकता है कि हमारे लिए हेजी हो, है ना। हालांकि BCA रिपोर्ट मैंने भैया को करते हुए देखा है, विवेक भैया को, अमेजिंग भैया के इंटरप्रिटेशन होते हैं। और मुझे लगता है कि भैया से हम सबको जो है सीखना चाहिए। ये BCA रिपोर्ट, मैंने भैया के साथ 2-3 हेल्थ कैंप्स में काम किया, एंड ही इज वेरी वेरी अमेजिंग। उनको BCA रिपोर्ट में पहले से ही पता होता है कि ये सब चीजें जो ना, इनकी ये सब आएगा, है ना। तो जरूर से भैया से डिमांड करेंगे इस सेशन के लिए। और अभी जो भैया ने शेयर की है, जिसमें कि ब्लड रिपोर्ट जब साथ में होती हैं, तो चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ में जो है हो जाती है। क्लैरिटी से मतलब क्या है
कि जब हम लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं इस रिपोर्ट को, तो रिपोर्ट एनालिसिस से पहले बात करते हैं कि जब हम कंसल्टेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, है ना। और जब हम बात करते हैं तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है, मैं गई डॉक्टर के पास, उसने क्या बोला कि अच्छा क्या नाम है, सब चीजें तो वो फिलअप कर देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं क्या क्या सिम्टम लग रहा है, और वो दवाई लिख कर भेज देते हैं, है ना। तो कई लोगों को तो डॉक्टर के पास जाके मजा ही नहीं आता, उनको लगता है अरे सुनना ही नहीं मेरी बात को, है ना। तो यहाँ पे हमें सुनना बहुत जरूरी है। हम अपनी बात बोलें, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम उनकी बात सुने। तो जब हम उनको टाइम दे रहे हैं काउंसलिंग को, तो कोशिश करें कि आप किसी भी जने के साथ में, अगर दे आर रेडी टू लिसन, और आप भी अगर इफ यू आर रेडी टू लिसन, इफ यू हैव टाइम, तो कम से कम हमें जो है इफेक्टिव काउंसलिंग 7 से 8 मिनट 10 मिनट हमें करनी चाहिए, है ना। उससे ज्यादा भी हो सकती है, बट 10 मिनट्स जो है हमें एक जने के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे हेल्थ कैंप में हमें 2 घंटे में हम लगभग 15-20 लोगों की काउंसलिंग ही कर पाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जब ये वाली रिपोर्ट आएगी, तो ऐसा कई बार हम बोलते हैं कि अरे आपकी रिपोर्ट तो बहुत खराब है ना। तो ये बात शुरू ना करें कि आपकी रिपोर्ट तो बहुत खराब है, चाहे आपको लग रहा हो कि बहुत ही खराब है ना, तो भी ये बात ना करें कि आपकी रिपोर्ट तो बहुत खराब है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो ये इनका नाम जो भी हो, मतलब हम बात कर सकते हैं XYZ जो पर्सन है ये, इनसे कि क्या करते हैं आप। मैं तो सबसे पहले सवाल ये पूछती हूँ कि आप क्या करते हैं, है ना। क्योंकि जब हम उनका ऑक्यूपेशन पूछते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि किस तरह का उनका लाइफस्टाइल चल रहा होगा। अगर किसी का ऑक्यूपेशन है कि उसका बिल्कुल टूरिंग जॉब है, कोई सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन है, तो और ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो समझ में आता है कि क्या चैलेंज आ रहा होगा उनको, है ना। तो क्या करते हैं, है ना, कौन कौन है घर में, अगर कुछ कुछ बात कर सके उनसे उनके बेसिक चीजों के बारे में जानने के लिए। और जब वो बताते हैं तो उसके बाद हम बताते हैं, मैं उनको ये बताती हूँ कि जो हमने आपकी रिपोर्ट देखी है और जो आपकी ब्लड रिपोर्ट्स है, तो आप इनमें से कुछ समझते हैं इन चीजों को, आप थोड़ा आइडिया है आपको इन सब चीजों का। तो जब बोलते हैं कि नहीं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्या है सारी चीजें, क्योंकि अधिकतर लोगों को आइडिया नहीं होता कि ब्लड रिपोर्ट क्या है, ये CRP और ये सब चीजें क्या होती है, तो उनको ये भी आइडिया नहीं होता कि क्या इनके नॉर्मल लेवल्स है ना। तो फिर मैं उनको ये बोलती हूँ कि तो मैं आपको आपकी रिपोर्ट समझाती हूँ। तो पहले BCA से स्टार्ट करके और फिर उनको ब्लड रिपोर्ट्स में समझाती हूँ। तो BCA में जब स्टार्ट करते हैं तो उनको ये तो पता होता है कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है ना। क्योंकि वेट सबको पता होता है कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है, मेरा वेट कम है, या मेरा आइडियल वेट है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये आइडिया भी नहीं होता कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है क्या, है ना। तो डेफिनेटली जब हम इस तरह के किसी पर्सन को देख रहे हैं तो उसका बेली फैट बढ़ा हुआ ही होगा, जिस तरह का जो ये प्रोफाइल जो अभी विनोद भैया ने शेयर किया है। तो जब वेट की बात करें तो बोले, जब वो बोलते हैं कि वेट बढ़ा हुआ है मेरा, तो हाँ वेट तो आ ही रहा है, बट वेट से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है ना, जो अपना इंटरनल अभी हमने BCA से किया है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगर हम बात करें तो जैसे मैं उसको काउंसिल करूंगा तो उनको बताऊंगी कि अपनी एज, जैसे अभी अगर हम बात करें तो सबसे पहला पैरामीटर की बात कर रहे हैं कि बॉडी फैट बढ़ा हुआ है ना। अगर हम अपने हिसाब से देखें कि 1976, यानी कि उनकी एज आज की तारीख में कितनी होनी चाहिए, लगभग 50 ईयर्स, है ना। 50 ईयर्स की एज के लिए अगर अपन बात करें कि बॉडी फैट है इनका 30.9, तो अपना पैरामीटर के हिसाब से क्या है, 28 अगर है तो हाई उसमें आता है, 28 से ज्यादा होते ही। तो ये बात समझ में आई कि बॉडी फैट बहुत ज्यादा है ना। तो उनको बता सकते हैं कि आपका वेट अभी, अगर अपन वैसे देखें वेट, तो आप देखिए कि अगर इनकी हाइट बहुत ज्यादा है, 6'3" है मान लेते हैं, है ना, या कुछ इस तरह का सा है, तो उनका बॉडी वेट को बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा आपको, हो सकता है। बट इसमें इनकी हाइट 100% जो है कमी होगी, तभी उनका फैट परसेंटेज अगर ज्यादा आ रहा है। बट क्योंकि हाइट मेंशन नहीं है, तो मैं सिर्फ इसी हिसाब से बता रही हूँ कि बॉडी फैट जो है, अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से देखें तो 28 जो है हाई उसमें कैटेगरी में है ना। तो उनको ये बता सकते हैं कि आपकी बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है मसल और फैट का, तो उसमें फैट परसेंटेज ज्यादा है ना। उसकी वजह से क्या दिक्कत हो सकती है, जो बेली फैट बढ़ा हुआ है, सबक्यूटेनियस फैट बढ़ा हुआ है, और विसरल फैट इनका 20 है, तो उनको बताती हूँ मैं कि इसकी हाईएस्ट रेंज 1 to 9 के बीच में होनी चाहिए। 1 to 9 के बीच में होनी चाहिए। और विसरल फैट का क्या मतलब है कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के आसपास एक फैट जो है उसकी लेयर है। और उससे क्या दिक्कत होती है, जब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के आसपास फैट की लेयर होती है, तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी बॉडी हमेशा स्ट्रेस में रहती है ना। हार्ट बीट करना चाहता है बट वो एकदम बंधा हुआ है, उसमें बंधन है, मतलब किसी बंधन में है ना, उसको रोक रखा है। तो इसलिए कोई भी बॉडी का ऑर्गन जो है अपनी एज का काम नहीं कर पा रहा, एंड हेंस आपकी बायोलॉजिकल एज जो है वो कितनी आई है, इनकी बायोलॉजिकल एज 62 है ना, जबकि इनकी वैसे एज कितनी है 50। तो आप देख रहे हैं कि 12 साल, मतलब जितना 62 की एज में हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जिस तरह से काम करते हैं, उस तरह से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स अभी काम कर रहे हैं। तो आपको थकान वगैरह रहती होगी,
तो बोलते हैं हाँ 100% रहती है, क्योंकि अगर मैं 50 की एज की और मैं 62 के साल के एज के मेरे बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो मेरे को थकान जरूर रहेगी। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए बीएमआई एक अच्छा इंडिकेटर है, बट बीएमआई से भी ज्यादा बेटर जो हम बात करते हैं सारी की सारी चीजें इंडिकेट कर रही है। और उसके बाद थोड़े सा ब्लड रिपोर्ट्स पे आए तो देर इज नो वंडर कि बॉडी फैट जब बढ़ा हुआ होगा, विस्टर्न फैट जब बढ़ा हुआ होगा तो लीवर फैटी होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। और जब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर सीआरपी, तो सीआरपी बेसिकली क्या बताता है, सीआरपी जो है इन्फ्लेमेशन को बताता है, बॉडी के अंदर कितना इन्फ्लेमेशन है, इसको हम नॉर्मल भाषा में सूजन भी कह सकते हैं। तो उनको बता सकते हैं कि जो आपका ये विस्टर्न फैट, बॉडी फैट जो बढ़ा हुआ है ना, तो ये किसी ना किसी मतलब जो है इन्फेक्शन जो है आपकी बॉडी के अंदर है, जिसकी वजह से सीआरपी जो है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं इसको, वो बढ़ा हुआ आ रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ठीक है ना, उससे भी बड़ी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है जिसका कि 200 हमारा जो है वो होता है, वो 200 से भी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो 282 है, विच अगेन इज वेरी वेरी मतलब सारी की सारी चीजें आप कोरिलेट कर पा रहे हैं, है ना। आपको समझ में आ रही है बात सबको ही कि भाई हम लोग इस चीज को जो है कोरिलेट कर पा रहे हैं आराम से, कि हमारा फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है ना, और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो 282 कोलेस्ट्रॉल इज टू हाई, 200 इसका रेफरेंस लेवल होता है। इसी तरह से नॉन एचडीएल की बात अगर अपन करें तो रेंज होती है इसकी 0 to 130, है ना, और इसका है 230। इसी तरह से हम कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल रेशियो की बात करते हैं तो वो 5, मतलब वो क्या सिग्निफाई करता है कि कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल जो हमारा रेशियो है वो हाई, उसको फैट को जो है इंडिकेट कर रहा है, एंड प्रोन टू जो है लाइफस्टाइल डिजीजेज जो है आपको इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इसमें, तो मैं इतनी सारी चीजें उनको मतलब अगर बताऊंगी तभी जब उनका लिसनिंग मोड होगा, है ना, अगर नहीं होगा तो सिर्फ 2-3 चीजों पे एंड करूंगी इस चीज को, कि HbA1c जो है उनका भैया ने पहले 6.1 बताया था, बट रिपोर्ट में 7.7 है। तो दिस इज अगर अभी जो है उनका 6.1 अगर है तो वो प्री डायबिटिक है, बट अगर 7.7 है तो ही इज श्योरली अ डायबिटिक पर्सन, तो उनको अकॉर्डिंगली जो है उनको गाइड कर सकते हैं वहाँ पे। बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी जो है उसकी बात करें तो जब डेफिशिएंसी होती है तो उसका जो है इट कैन लीड टू वेट गेन, है ना। तो अगर वेट बढ़ा हुआ और विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी वेट बढ़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो बेसिकली अपना जो है एपिटाइट को कंट्रोल करता है। अगर उसके लेवल्स अच्छे होंगे बॉडी के अंदर तो एपिटाइट को कंट्रोल करेगा, अदरवाइज उसका रहेगा, है ना। और कोलेस्ट्रॉल ओब्लिक एचडीएल यानी कोलेस्ट्रॉल इज टू एचडीएल रेशियो जो है हमारे हार्ट डिजीज को जो है, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज को बढ़ाता है अगर बढ़ा हुआ है तो, है ना। और जब हम बात करते हैं सीआरपी लेवल्स की, तो डेफिनेटली अगर वो हाई हैं तो जो डाइट अगर शुगर से बड़ी भरी हुई होगी, इसमें फैट ज्यादा होगा, सोडियम ज्यादा होगा, तो वो सारी चीजें जो है सीआरपी को बढ़ाती है। तो ये सब चीजों का थोड़ा बहुत आइडिया है तो अच्छी बात है। B12 जो है उनका बहुत कम है ना, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन है 200 to 1100, है ना। तो हम देखते आ रहे हैं ठीक है B12 तो नॉर्मल रेंज में, नॉर्मल रेंज में से मतलब ये कि बच्चा पास हुआ है 33% की जगह 40 नंबर से ना, 33 आता है तो 40 से तो कोई अच्छी अच्छा अच्छा है क्या वो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि B12 जो है उसको भी सुधारने की जरूरत है। तो ऑल इन ऑल उससे जो बात करेंगे और उनको ये बताएंगे इनकी रिपोर्ट के बारे में, एंड देन इफ ही इज विलिंग तो उनको बताते हैं हम लोग कि आप जो है इसमें थोड़ा बहुत एक्सरसाइज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं EARN की, EARN में हम बात करते हैं एक्सरसाइज एटीट्यूड रेस्ट एंड न्यूट्रिशन की, और हम लोग इसमें जो है आपको फ्री एक्सरसाइज सेशंस जो है हम लोग ऑफर कर रहे हैं। और एटीट्यूड की बात भी हम इसमें जरूर करेंगे कि अगर आपका टाइम परमिट करता है तो हमारा मॉर्निंग 7:30 जो है बुक रीडिंग क्लब होता है, जिसमें आपका जो है एक पॉजिटिव स्टार्ट ऑफ द डे होता है। रेस्ट जरूर से, अगर आपकी लाइफस्टाइल कैसी है वो पता चलेगा जब वो, अगर पता चलेगा कि अगर वो सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब में है, किस में है, तो अकॉर्डिंगली उनको रेस्ट के हिसाब से 6 to 8 आवर्स का जो है रिकमेंडेशन रहता है यहाँ पे। एंड न्यूट्रिशन एंड डाइट कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको बताते हैं कि आप 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। और यहाँ पे जो है कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो उनकी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो उसमें आई वुड रिकमेंड, अगर बहुत कम सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो बेसिक सप्लीमेंट्स में सबसे पहले ओमेगा, है ना, मधुनाष्टि शुंठी त्वाक, विटामिन डी, विटामिन B12, है ना। डेफिनेटली अगर फटीग फीलिंग रहती है तो अपना जो है PDO मतलब ना प्रोटीन डेली ओमेगा विद विटामिन B12 एंड विटामिन डी। तो ये सब चीजें जब स्टार्ट करेंगे तो ही वुड फील अ डिफरेंस इन 1 month।
और फिर उनसे जो है हर महीने का हर हफ्ते काउंसलिंग करके जो है इस चीज को घटा बढ़ा सकते हैं, जो भी चीजें हमें समझ में आती है। सो दिस इज समथिंग विच आई वुड डू, मतलब जो काउंसलिंग में मैं करूंगी। इस मतलब मुझे इसके इसके ज्यादा जो है वो नहीं कर सकते, ताकि हो सकता है फॉलो अप करें या उनको बता सकते हैं कि हमारा बैच अब से स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को एक आइडिया लगा होगा कि किस तरह से हम लोग जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। इसमें किसी को कुछ सवाल अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में कुछ अनआंसर्ड रह गए हो तो। आई होप आई कुड मेक सेंस। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो है हो सकता है कि आपका कुछ और तरीका हो, बट आपके लिए जो भी तरीका काम कर रहा हो तो आप उस तरीके से जो है बात कर सकते हैं। ये सुप्रिया भाभी का हैंड रेज है। एक है ना वो ब्लड में जो नहीं आता है कि एल्बुमिन और ये सब जो होते हैं, इनका भी हाँ हमें एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये हमारी काउंसलिंग से रिलेटेड है या नहीं है? हाँ, देखिए इसमें जब अपन वो एल्ब्यूमिन और इन सब की एनसीवी बात करते हैं, लिम्फोसाइट और ये सब चीजें जो होती है ना कि कुछ बढ़ावा आता है, कुछ ऐसे होते हैं, तो इनको इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो ये जो HbA1c है ना, यहाँ पे हम लोग कितने लोग बैठे हैं, हम लोग कितने लोग बैठे हैं, 76 लोग, है ना। तो आप लोग ही मुझे बताइए, है ना, 76 इज अ गुड नंबर। 76 लोग हम बैठे हैं, आप ही मुझे बताइए कितने लोगों को आइडिया है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ना। कितने लोगों को आइडिया है कि HbA1c क्या होता है, फैटी लीवर क्या होता है ना। CRP तो मैं बात ही नहीं करती, CRP बहुत कम लोगों को पता होता है। कितने लोगों को आइडिया है कि LDL कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ना। ये मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें जो है ना, ये जनरली लोगों को आइडिया होता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है ना। आप सॉरी, आप जब उनसे पूछेंगे तो उनको आइडिया होगा कि यार मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है क्या, है ना। लोग आके पूछते हैं, मेरे को कोई हार्ट की डिजीज का तो रिस्क नहीं है ना, मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है क्या, है ना, वो चीजें, है ना। या मेरे को ये दिक्कत है क्या, या मेरे को ये प्रॉब्लम है क्या। कोई भी आपसे आके नहीं पूछेगा मेरा एल्ब्यूमिन बढ़ा हुआ है क्या मैडम, है ना। या आपसे कोई आके नहीं बोलेगा कि हेमाटोक्रिट मेरा बढ़ा हुआ है क्या। तो ये सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट है, बट वो तभी हम बात करें जब हमारे पास बहुत टाइम हो और हमारे को मतलब ऐसा लग रहा हो कि यार ये क्या चीज मतलब हो गई, है ना। अदरवाइज देयर इज नो नीड कि हम कोई सीवियरिटी लग रही हो हमें, है ना। वैसे भी एल्ब्यूमिन जो है वो आएगा अपने इसमें किडनी लिवर फंक्शन टेस्ट में ना। तो इसकी कोई जरूरत नहीं मुझे लगती कि ना हम इस तरह के पैरामीटर्स को बता के और डराए लोगों को, या हम उनके नहीं, बारे में बहुत तैयारी करें। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे किसी का बढ़ा हुआ है, अब एल्बुमिन आई थिंक शायद प्रोटीन का होता है ना, तो यदि हम हाँ उनको जैसे प्रोटीन अपन लिख रहे हैं, उनको पीडीओ कर रहे हैं, तो जहाँ फिर हमारे मन में डाउट आ जाता है, तो सोचने लग जाता है कि इसको प्रोटीन करें कि ना करें। तो इसलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे अपने उस अच्छा पे कि भाई हाँ अच्छा, नहीं नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्ब्यूमिन वो रेशियो इसलिए जनरली पूछ जो रही है हूँ। ना इतना नहीं होता कि प्रोटीन जो है वो बाहर निकल रहा है, वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। हाँ, यू कैन को रिलेट अगर बहुत ज्यादा वो है तो, वरना ऐसे केसेस में जनरली जो है ना एल्ब्यूमिन रेशियो सही सही होगा। उन्होंने शेयर की थी भैया ने, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी एल्ब्यूमिन में ना। ये साशा जी बताइए। आपने B12 की बात करी थी, कई लोग यही बोलते हैं कि हमारा B12 कम है, B12 कम है, आपके पास B12 कुछ है क्या। तो फिर हम उनको नेचुरल बी ही सजेस्ट करेंगे ना। हाँ हाँ, इट इज बिल्कुल नॉट दैट डेफिनेटली। B12 करके कुछ अलग आता है हमारे पास बी। तो अब नेचुरल बी ही सजेस्ट करेंगे उस टाइम पर। हाँ हाँ, डेफिनेटली यस। वही कुछ। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो और एक थिंग मैडम, ये पीडीओ के साथ साथ नेचुरल बी सजेस्ट करेंगे, राइट? फंक्शनल सॉरी फाउंडेशनल सप्लीमेंट्स के साथ साथ। यस यस, विटामिन तो किसी B12 का एंड डी बी। कम आ रहा है तो फाउंडेशनल उसके साथ साथ। क्योंकि एक बार नई नई तब थी, तब एक बार किसी ने बोला कि ऑलरेडी डेली में विटामिन सी है, आप फिर सी सजेस्ट कर रहे हो। कोविड के टाइम की बात है, तो फिर मेरे से वो लड़ने लगी कि आप बेवकूफ बना रहे हो। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, आपको इस टाइम पर विटामिन सी की ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा सजेस्ट किया था। बाकी इसके अंदर जरूर है, बट इट इज ओनली फॉर एवरीडे नीड। तो ऐसे करके मैंने उसको संभाला था, तो कई बार ऐसे भी हो जाता है।
हाँ डेफिनेटली डेली में विटामिन सी है। और ये वाला जो पर्टिकुलर केस, जो ये वाली जो रिपोर्ट है, उसमें आई वुड ऑल्सो रिकमेंड, अगर उसका मतलब पॉकेट अलाउ करती है, तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड ट्रिपल प्रोटेक्ट, है ना। ट्रिपल प्रोटेक्ट बहुत अच्छा काम करती है इन्फ्लेमेशन के ऊपर, तो हम उसको जरूर से रिकमेंड कर सकते हैं इस वाले केस में। और जहां तक आशा जी की बात है, तो हर एक जना ये बात करता है कि डेली में विटामिन सी है, बट विटामिन सी जो है हमारी एक्चुअली नीड बहुत ज्यादा होती है, और विटामिन सी जो है हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, है ना। तो हर 4 घंटे में निकल जाता है, तो इट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन सी को अगर आप दे भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और किसी का कोई सवाल है तो बात कर सकते हैं। जी जी, मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ योगेश। हाँ जी। मैं मैं ये बोल रहा था, जैसे जिसको शुगर है, HbA1c ज्यादा है, और उसको उसको क्या हड्डियों पर भी प्रभाव पड़ता है? तो विटामिन D3 उसका जैसे कम आया, HbA1c भी उसका ज्यादा है, और विटामिन D3 भी कम आया, तो इसका क्या ये उससे भी रिलेटेड हो सकता है, शुगर्स बढ़ने से भी? मतलब आपका शुगर कहना है कि बढ़ने से भी शुगर बढ़ने से भी यानी हड्डियों पर प्रभाव तो पड़ता ही है, तो उसके कारण भी विटामिन D3 कम हो सकता है। ऐसा मुझे ज्यादा कुछ कोरिलेशन इसमें लगता नहीं है ना। स्टिल आई एम नॉट श्योर। तो इसमें विटामिन डी उनका कम है एक्चुअली, तो कम होने की वजह से जो ये फैट का जो प्रॉब्लम सारा का सारा दिख रहा है ना, फैट, उसके हिसाब से वो मतलब वो बेसिकली विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल हार्म वो विटामिन है ना। तो अगर विटामिन डी का एनहांस लेवल होते हैं तो इतना फैट जो है वो बढ़ावा नहीं होता। आई होप मैं आपको आंसर कर पाई होगी जी। मुझे नहीं समझ, मुझे एक्चुअली ये बात समझ नहीं आई। नहीं, जैसे अब मैंने किसी को पूछ जिसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, जैसे ये तो जैसे 400-500 शुगर आती है किसी के, जो अपन रैंडमली देखते हैं, ये तो HbA1c में तो पूरा 3 महीने का रेशियो होता है। लेकिन जो जिसके 400-500-600 आती है, और उसको यानी दूसरे विशल फैट भी अब इसका बड़ा, ये जो इस पेशेंट का है तो विशल फैट भी बढ़ा हुआ है, तो उसमें अगर अपन देखें तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन में भी इफेक्ट हो सकता है। लेकिन उसके साथ ये मैंने जो डॉक्टर को पूछा था, तो वो बोल रहे हैं कि इसका इफेक्ट हड्डियों पर भी पड़ता है, क्योंकि हड्डियां भी वो कह यानी वो देसी भाषा में मेरे को समझाया तो कि गलने भी लगती है, ये इसका भी इफेक्ट पड़ता है हाँ, डायबिटीज देखिए वैसे तो इट इज अ साइलेंट किलर इसलिए डायबिटीज का। बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है। हमारी बॉडी बहुत स्ट्रेस में होती है जब हमें डायबिटिक कोई होता है इंसान, तो हर ऑर्गन उसका स्ट्रेस में होता है, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करता है। बट मुझे ये नहीं लगता कि इतना सीवियरली डायबिटिक है, पहली बात तो ये है ना। और दूसरी बात ये है कि इतना सीवियरली डायबिटिक नहीं है तो उससे इतना विटामिन डी लेवल कॉम्प्रोमाइज हो, आई डोंट अंडर मतलब मुझे कोई कोरिलेशन समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर कुछ भी। फर्क तो पड़ेगा बट इतना डायबिटिक, एक्चुअली इतना सीवियर अगर डायबिटिक नहीं डायबिटीज है। बढ़ा हुआ होता है तो इनफैक्ट विजन पर बहुत फर्क पड़ता है उनको, बाद कैटरैक्ट और मैकुलर हाँ बहुत सारी डीजेनरेशन तो चीजें, हो ही हाँ। जाता है। यस हाँ यस बहुत सारी चीजें यस। फर्क पड़ता है, बट अगर अपन इसकी बात करें तो कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। और 7.7 का मतलब ये है कि उनका डायबिटीज लेवल बहुत हाई नहीं बोलूंगी, है ना। मतलब अगर बहुत हाई होता है जिनका 400-500, तो उनका HbA1c लेवल लगभग 9 के आसपास आता है फिर, 8 से 9 आता है। है ना। ठीक है, तो यस नीरू, नीरू जी आपका हैंडल। ये स्नेता, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जैसे ESR बढ़ा हो तो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो मतलब ओमेगा उस टाइम सफिशिएंट नहीं होगा, तब उसके साथ हमें ट्रिपल प्रोटेक्ट देना होगा, जैसे अभी आपने बताया ट्रिपल प्रोटेक्ट इन्फ्लेमेशन में बहुत हेल्प करता है। जैसे जब हम PDO पैक दे, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है, मुझे म्यूट कर दिया था होस्ट ने। यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें कि ओमेगा के साथ में अगर आप ट्रिपल प्रोटेक्ट दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर अफोर्डेबिलिटी है तो उनकी। क्योंकि देखिए जब हम सप्लीमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन देते हैं ना तो वो जल्दी रिजल्ट आते हैं, है ना। थैंक यू। ओके, यस नेक्स्ट किसी का हैंड रेज, हाँ सुप्रिया भाभी का हैंड रेज है। हाँ, बस मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे आपने विटामिन डी का बताया ना, तो जैसे किसी को अपन ने प्रोटीन एंड फाइबर मैंने रिकमेंड किया, उसके बाद से वो कह रही है मुझे भूख बहुत लग रही है, तो उसको हमें फिर क्या विटामिन डी के टेस्ट के लिए बोलना चाहिए, भाई आप विटामिन डी का टेस्ट कराओ, ऐसा?
और डेफिनेटली हमने ब्लड टेस्ट के आधार पे ही तो किया होगा ना सारी काउंसलिंग, ब्लड टेस्ट विद बीसीए। नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं करवाया था हमने। उसने बोला था थोड़े टाइम पहले करवाया था, तो ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। तो ऐसे चांस ले सकते हैं, क्योंकि वो 2-3 दिन से शिकायत कर रही है, बोले यार मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है। इसमें वो प्रोटीन रिच फूड खा रही है, सब कुछ खा रही है, प्रोटीन 2 टाइम्स ले रही है, फाइबर ले रही है, सब कुछ ले रही है। तो ऐसे चांसेस हैं कि उसको मैं टेस्ट के लिए बोलूं। बोल सकते हैं, पर वो फाइबर कब ले रही है? खाने से पहले ले रही है, अलग से ले रही है, पहले प्रोटीन के साथ ही ऐड करके ले रही है? प्रोटीन के साथ ऐड करके। हाँ, तो उनको बोलो कि आप खाने से पहले फाइबर ले, है ना, आधा घंटा पहले, और प्रोटीन जो है अलग से ले लें। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा करके देख। हम्म। थैंक यू। यस रूबी भाभी, आपका कोई सवाल है? या गुड मॉर्निंग एवरीवन। नीता दीदी, बस एक ही क्वेश्चन था। जैसे अपने बीसीए करते हैं ना, उसमें बाकी सारे पैरामीटर सही हैं, बट खाली जो उनका फैट परसेंटेज है ना, वो बढ़ा हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा, और एक कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है। तो मैंने फाइबर और प्रीप्रो तो सजेस्ट किया था, बट फैट परसेंटेज के लिए मतलब 41 के आसपास आ रहा है। बाकी चीजें सही है, बाकी अपना विसरल फैट वगैरह सब चीजें सही है। तो वहां मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि क्या सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब क्या बोले उनको। फैट परसेंटेज ज्यादा है तो अभी उनका ब्लड रिपोर्ट है हमारे पास साथ में? हाँ, ब्लड रिपोर्ट है उनके पास। हाँ, तो उसमें विटामिन डी लेवल्स वगैरह सही है? विटामिन डी ठीक है, हाँ। ठीक मतलब कितना? उनका था 35 के आसपास। 35 के आई आसपास, एम ठीक है। सो सॉरी नीता एंड रूबी भाभी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। अपन इस तरीके की पर्सनल काउंसलिंग जो है अपन सेपरेटली कर लेंगे। आई थिंक एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू मिला है आज सारा, बट हमारा नेक्स्ट सेशन का समय बहुत तेजी से जा रहा है, 8:10 पे हमें हैंड ओवर करना चाहिए था। तो एक बार नीता, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट सैटरडे अगेन इसी रिपोर्ट को और डिस्कस कर सकते हैं, यदि बहुत सारे सवाल हैं तो कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम आगे बढ़े सेशन में, है ना, थोड़ा ब्लड रिपोर्ट से बाहर आते हैं, है ना। थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखा कि जब हम लोग किसी को काउंसिल करते हैं, जो काउंसिल करने के बाद खुशी मिलती है ना, तो उस खुशी को थोड़ा महसूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने कल बुक रीडिंग क्लब में बात की थी कि हमें 90 डेज चैलेंज लेना है। कितने लोगों ने 90 डेज चैलेंज लिया? कि हमें जो है नो यस, कंप्लेंट। नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स, नो क्रिटिसिज्म, बस एक ही तीनों जगह सी, ने लिया है। तीनों सी कर दे, कंडेम भी नहीं करना है। एक ही जगह ने चैलेंज लिया है, 90 डेज चैलेंज, है ना। मैं कल पीयूष से बात कर रही थी और मैं बोल रही थी कि मैं सोच रही थी कि अपने स्पाउस के लिए ही क्यों लिखा उसने ना। तो ये आप देखिए, सबसे ज्यादा मुश्किल है कि जिसके साथ रह रहे हो उससे झगड़ा ना करें या उसका क्रिटिसाइज ना करें, है ना। बाकी लोगों के लिए तो हम फिर भी थोड़े संत हो सकते हैं। तो बस 5-6 लोगों ने लिया है ये, तो फिर मुझे लगता है कि जो जिनको हम बुलाना चाह रहे हैं, जो इस सब चीजों के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट है, वो बुलाने का कोई फायदा नहीं है। हमने चैलेंज ही नहीं लिया, मतलब हो सकता है कि पूरा होगा ही नहीं होगा, वो तो एक अलग किस्सा है, बट हमने चैलेंज ही नहीं लिया। 90 डेज तो लेना ही नहीं है, अभी तो एक हफ्ते से शुरू कर रहे हैं हम लोग ना, छोटा छोटा स्मॉल स्टेप्स। ओके, हम लोग कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, है ना, कंडेम नहीं करेंगे, जैसे आशा जी बोल रहे हैं, ट्रिपल सी। यस, बाकी लोग अपने हस्बैंड को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तब तो मजा नहीं आएगा हमको, है ना। जैसे वो लेडी थी ना उसमें बुक में, वो बोल रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी तो उससे बात ही क्या करूंगी यार, मेरे पास बात ही करने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसा भी है, कई लोगों के लिए शायद मुद्दा ही यही मैम, है ये क्या? तो बहुत बहुत मुश्किल चैलेंज है ये। मतलब आप कितना भी कंट्रोल कर लो कि दिन में एक बार, चाहे वो वैसे ही कन्वर्सेशन, हेल्दी कन्वर्सेशन होता है, लेकिन होता है वो तो। हाँ, बुक में हमने पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज आल्सो क्रिटिसिज्म, है ना। तो वही वाली बात है कि हेल्दी वो है कि हम उनको सुधारना चाह रहे हैं, पर हम खुद नहीं सुधरेंगे, है ना। हम लोग क्रिटिसाइज करना छोड़ नहीं सकते, हम नहीं सुधरेंगे, हम दूसरे को सुधारने चलते हैं ना। ये हमेशा ही होता है ऐसा। तो खैर, कुछ ही लोगों ने लिया है चैलेंज, तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैं उनको बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। शी इज एन अमेजिंग लीडर, अमेजिंग बुलाइए लेडी, दीदी, मैं हम जब भी लोग उनसे तो मिलती हूँ। सीखना चाहते ही है। कौन सीखना चाहते हैं? गौरी जी? नहीं, कि चैलेंज तो देना पड़ेगा, सीखने से क्या फायदा होगा अगर हाँ, हमने नहीं चैलेंज नहीं, नहीं लिया, चैलेंज हमने उसको दिया और इम्प्लीमेंट कल नहीं किया। एक्सेप्ट किया था ना, मैं एक्सेप्ट इसीलिए किया, पूछा ओके भी था। ओके, है ना। तो जैसे ही हमने एक बार भी अपने हस्बैंड को क्रिटिसाइज किया, स्पाउस को, तो उसी दिन पेनल्टी लगेगी, है ना। उस दिन उनको जो है इस सेशन में होस्टिंग करनी पड़ेगी। अपने आप से आके आप बताएंगे कि मैंने आज ये चैलेंज ब्रेक कर दिया, मैंने अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को क्रिटिसाइज किया, तो मैं आज होस्ट करूंगा, है ना। तो उससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं इनवाइट करूंगी, हमारे बीच में बहुत ही बहुत अमेजिंग लीडर है, उनको
मतलब मैं जब जब मिलती हूँ तो मेरे को एकदम जो है बहुत सुपर मोटिवेटेड हो जाती हूँ उनसे मिलके। तो लेट मी इनवाइट हमारे बीच में अमेजिंग लीडर सुनैना भाभी, जो इस चीज को हर दिन प्रैक्टिस करते